आज हमारे गांव के अंदर कोई कच्चा मकान नहीं है, सब दो मंजिले ले रहे हैं, हर घर में गाड़ियाँ खड़ी है। इसमें क्या क्या उग रहा है? मैं अमीर नहीं हो सकता, हमारे गांव में चल गए तो हर आदमी किसान और हर आदमी अमीर है। देखो ये सीड सिलेक्शन की बात होती है जी। कुछ सीड में जो फर्टिगेशन और इरिगेशन जो हमारा होता है वो रात दिन में ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश TVF9 के एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं सोनीपत ज़िले के मनौली गांव में, जिसे स्वीट कॉर्न विलेज के नाम से भी जाना जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हुए एक प्रगतिशील किसान इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर की तरफ कैसे बढ़ता जा रहा है। आइए आज मिलते हैं एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जिन्होंने इस गांव को स्वीट कॉर्न विलेज और पॉली हाउस विलेज के नाम से पूरे क्षेत्र में मशहूर किया है। नमस्कार अनिल जी। स्वागत है आपका TVF9 के दर्शकों से आप रूबरू हो रहे हैं आज। ओके, बारे में कुछ बताइए हमें, कैसे आपने ये काम शुरू किया और कैसे आज आप इस स्थिति में पहुंचे। मेरा नाम अरुण कुमार है, गांव मनौली, जिला सोनीपत का मैं रहने वाला हूँ। और हमारा गांव मनौली स्वीट कॉर्न विलेज के नाम से जाना जाता है। और जैसे आप देखते हो यहाँ पे प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का भी बहुत सारा काम हो रहा है यहाँ पे। और स्वीट कॉर्न का तो हमारा कुछ नहीं धंधा हो गया जी, 20 साल से हमारे यहाँ स्वीट कॉर्न हो रही है और वर्ल्ड क्लास स्वीट कॉर्न यहाँ पे पैदा होती है, जिसका TSS जो मिठास है वो अमेरिका की मक्का से भी बेहतर है। हाँ जी, थोड़ा अपने काम के बारे में बताइए कि कैसे ये काम शुरू किया, इसको शुरू करने की प्रेरणा और कितने साल में आप इस मुकाम पे पहुंचे आज। देखो जी, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो हमारे एक साथी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी पैदा करता था। जैसे हम वहाँ से अपने काम से आते थे, हम उसके खेत में जाते स्ट्रॉबेरी खाते थे वहाँ, तो हमारा भी दिल करता था इतनी बढ़िया सुंदर हवा में बैठ के इतनी शांति से खेती कर रहे और इतने अच्छे अच्छे फ्रूट हमें खाने को मिल रहे। तो मैंने उससे बोला यार हम भी खेती करेंगे यहाँ पे। तो कहले यार आजा। एक कंपनी थी वहाँ पे स्वीट कॉर्न की बुआने के लिए, वो घूम रही थी वहाँ पे, तो उन्होंने स्वीट कॉर्न का सीड दिला दिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 4.5 रुपये किलो में। हमने उससे कॉन्ट्रैक्ट करके और स्वीट कॉर्न को बो दिया। हमारे यहाँ पूरे एरिया में पहले धान गेहूँ होते थे। पहला आदमी मैं था कि स्वीट कॉर्न के लिए हमने जो बोया वहाँ पे, तो धान गेहूँ की खेती में तो पानी का दोहन होता था पूरा। और अलग किया तो हमने देखा कि स्वीट कॉर्न के अंदर पोटेंशियल था। शुरू में तो हमारे धान से कम हुई, पर उसके अंदर पोटेंशियल हमें दिखाई दिया कि हमें धान गेहूँ से बहुत बेहतर रहेगी। और आज आलम ये है कि हमारे यहाँ पे यील्ड भी बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ पे इनकम भी बहुत ज़्यादा हो रही है उसकी। कब शुरू? मैंने इसको 2001 में स्टार्ट किया था, 6 एकड़ से शुरू किया था। और 6 एकड़ में जो लास्ट का किला था वो तो पूरी गाय खा गई थी उसको। अच्छा। पर हमारे जो साथी थे ना, उन्होंने भुट्टे की काउंटिंग करके उसके तोल के ये अंदाज़ा लगा लिया कि अगर इसके पौधे हम पूरे करते हैं तो हम इससे 40-45 क्विंटल ही ले लेंगे। यानी कि उस टाइम पे 20,000 रुपये का किला एक मायने रखता है, बहुत अच्छा किला है, 20,000 रुपये का होता था। धान गेहूँ 12-14 हज़ार रुपये का होता था। तो सेकेंड टाइम में हमारे यहाँ 20,000 रुपये का एकड़ हो गया था। तो उससे फिर बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए, इकट्ठे हो गए और इकट्ठे मनन करने लगे, खेती के बारे में सोचने लगे और हमने फिर बुआई शुरू की। आइए देखते हैं आपकी क्या क्या फसल यहाँ पे पैदा हो रही है, कैसे हो रही है। अच्छा ये बताइए कि अभी ये जैसे हम देख रहे हैं चारों तरफ, ये कितने एकड़ में फार्म होगा। ये 10 एकड़ का फार्म है जी। और उसमें से मैंने 6 एकड़ में के अंदर पॉली हाउस और नेट हाउस लगाया हुआ है जी। और बाकी मैं बम्बू की स्टैकिंग की वर्टिकल फार्मिंग कर रहा हूँ और 2 एकड़ के अंदर हाई वैलिड क्रॉप कर रहा हूँ। अच्छा, ये जैसे पॉली हाउस है, इसके अंदर क्या क्या पैदा होता है। पॉली हाउस में कलर कैप्सिकम, सीडलेस खीरा, टमाटर, चेरी टमाटो और कुछ फ्लावर्स जैसे लिलियम, जरबेरा एक्स्ट्रा पैदा होते हैं यहाँ पे। जी मित्रों, आपने ये सब देखे भी होंगे अपने शहरों में, इन्हें खाया भी होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये सब के सब यहीं पे सोनीपत में हमारे आसपास ही कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है। अच्छा ये बताइए, जैसे इसे देखने से भी लगता है और ऐसी धारणा भी है कि पॉली हाउस काफ़ी महंगा लगता है और मुश्किल है इसे लगाना, इसके बारे में कुछ बताइए। वैसे तो कॉस्टली तो है, पर गवर्नमेंट की बहुत सारी सपोर्ट है इसके अंदर।
गवर्नमेंट 65% इस पर सब्सिडी देती है। जैसे मान लो अब 34 लाख रुपए का इसकी कॉस्टिंग है, तो उसमें से 22 लाख रुपए गवर्नमेंट दे देती है, 11,80,000 रुपये फार्मर शेयर होता है। और गवर्नमेंट ने इतना इंतजाम किया हुआ है कि गवर्नमेंट 11,80,000 रुपये का ही लोन करा देती है, 100% लोन इसका बैंक देते हैं, जिससे कि किसान को बिल्कुल जोर नहीं पड़ता, आसान किस्तों में इसकी कमाई हो जाती है। ये कीमतें आपने 1 एकड़ की बताई। 1 एकड़ की कमाई है, तो उसमें कोई भी किसान जो मार्जिनल किसान है वो भी इसको लगा सकता है जी। जैसे कि हम अरुण जी के पॉली हाउस में पहुंच चुके हैं, बताइए कुछ इन टमाटरों के बारे में। ये एक कंपनी है, हॉलैंड की कंपनी है, उसका एक हाइब्रिड बीज होता है। इसकी जो बेल है टमाटर की, ये 40 फुट तक हो जाती है। ये अभी आप देख रहे हो जैसे हमने लुटाया हुआ है, तो इसकी टमाटर की बहुत ज़्यादा हाई यील्डेड क्रॉप होती है। 1 एकड़ से 1000 क्विंटल तक ये निकल जाता है। हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हुई है किसी कंपनी से, तो जैसे 1000 क्विंटल निकलेगा तो मल्टीप्लाई बाई जी 20 जो भी रेट है, तो तो ये हमारी इसमें खर्चा भी काफ़ी कम आता है, 3.5-4 लाख रुपए का खर्चा आता है इसमें। तो ये काफ़ी अच्छी क्रॉप है पॉली हाउस की, और काफ़ी पैसा भी देती है। लाख का खर्चा आता है, और जब ये मार्केट में जाती है तब ये कितने तक की बिक जाती है? वैसे तो टमाटर का 40 रुपये से 5 रुपये तक का रेट रहता है जी। पर हमने तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हुई है। हमारा काम है इसके अंदर यील्ड को बढ़ाना, 20 रुपये के हिसाब से उसके मल्टीप्लाई हो जाना है। चाहे हम अगर 1000 क्विंटल निकाल रहे तो 20 लाख का होगा, 500 क्विंटल निकालेंगे तो 10 लाख का होगा जी। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी प्रैक्टिस कितनी है जी। और इसमें वैसे तो 1 एकड़ में कितना? एक पौधे का जो पोटेंशियल है वो 20 किलो तक का होता है। 10,000 पौधे लगे हुए इसमें, पर हमारे यहाँ जैसे एडवर्स कंडीशन है, काफ़ी गर्मी है, काफ़ी सर्दी है, तो हमारे यहाँ पे है ना 8-9 किलो एक पौधे से टमाटर ले लेते हैं, तो 90 टन तक हमारे यहाँ टमाटर हो जाता है एक पॉली हाउस से जी। ये हमारा कैप्सिकम का कलर कैप्सिकम का पॉली हाउस है। स्वीट, इसके अंदर हमारे स्वीट पेपर भी बोलते हैं इसको, तो ये हमारी स्वीट पेपर है। और हमने 4 एकड़ के अंदर स्वीट पेपर लगाया हुआ है, कुछ एकड़ में कुकम्बर है, टमाटर है, तो अलग अलग क्रॉप हमने लगाते हैं यहाँ पे। हाँ जी, इसका तो साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, जो कि मार्केट में मिलता नहीं है जल्दी से। देखो ये सीड सिलेक्शन की बात होती है जी। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसका जो क्यूबिकल बोलते हैं इसको, ये 4 क्यूब है इसके अंदर जी। और इसके जो ये शेप एंड साइज है सबसे ज़्यादा पकड़ में है जी। मार्केट में, यही साइज सबसे ज़्यादा पसंद करा जाता है। इससे छोटा साइज छोटा होता है, इससे बड़ा साइज ही बड़ा होता है। जी जी। तो ये आइडियल साइज है। अच्छा, जैसे कि हम यहाँ पे नज़र डालेंगे तो ये आपको कहीं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम सोनीपत में हैं। इस टाइम ऐसी फील आ रही है कि जैसे हम कहीं इजराइल में गए हुए, इजराइल या यूएस के अंदर फार्मिंग हो रही है। तो अभी यहाँ पे हमारे 9 साल का एक्सपोजर है जी। तो हमारी जो क्रॉप है ना वो वाकई में बहुत अच्छी तरह से होती है। यहाँ पे यील्ड बहुत अच्छी होगी। शुरू में हमारा 100 क्विंटल निकला था, आज 300 क्विंटल तक हम इसमें यील्ड ले लेते हैं। शुरू में हमारा ड्यूरेशन था 4 महीने का, 5 महीने हम क्रॉप लेते हैं, अब 8 महीने तक हम इसमें क्रॉप चलाते हैं। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जा रही है तो हमारी यील्ड भी बढ़ती जा रही है और हमारा कॉन्फिडेंस भी राइज हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक और हमने टर्म सुना है नेट हाउस, तो ये बताइए कि पॉली हाउस और नेट हाउस में फ़र्क क्या है? देखो दोनों चीज़ें प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में आते हैं, और अगर 100% प्रोटेक्टिव देखा जाए तो वो पॉली हाउस है। नेट हाउस कुछ जगह नेट हाउस भी कामयाब है, हमारे यहाँ पे पॉली हाउस ज़्यादा कामयाब है। पॉली हाउस के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आती, कोई बाहर का इंसेक्ट है वो अंधा हो जाता है बिना अल्ट्रावायलेट रेज के। तो बाकी है ना, इसके अंदर जैसे नेट हाउस के अंदर बरसात में बारिश ज़्यादा आएगी, सर्दी में सर्दी ज़्यादा लगेगी, उसका टाइमिंग और इसका टाइमिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो नेट हाउस की अपनी जगह प्रॉफिट है, इसका अपनी जगह प्रॉफिट है जी। दोनों प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में आते हैं। और एक साइंटिफिक एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए, साइंटिफिक टेक्निक की, तो हम देखेंगे इस सब में ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई की जा रही है। देखो जो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन होता है उसके अंदर ड्रिप इरिगेशन ही यूज होता है। और इसके अलावा आप ऊपर देख रहे हो कि यहाँ पे फोगर लगे हुए हैं, ये फोगर है और उसके ऊपर पन्नी के ऊपर स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। जैसे जैसे गर्मी आएगी तो हम इससे फॉगिंग कराएंगे, फॉगिंग से इसका एटमॉस्फेयर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। जैसे मान लो ज़्यादा है मॉइस्चर नहीं है, ड्राई मौसम में फोगर चलाने के बाद हमें इसमें मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है और थोड़ा ठंडापन आ जाता है। इसी तरह से जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन के ऊपर अगर हम स्प्रिंकलर चलाएंगे तो उसके अंदर गर्मी कम होगी जी। तो ये वैसे तो नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस बोलते हैं इसको,
पर थोड़े तो छोटे छोटे के प्रयास से हम इसको लंबा चला लेते हैं। एक बात बताइए, आपने कितने एकड़, जब शुरुआत की थी तब कितने एकड़ में की थी और आज कितने एकड़ में कर रहे हैं? देखो, शुरू में तो हमने 1 एकड़ से शुरुआत की थी। जैसे पहली क्रॉप की तो हमें कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा, और जैसे धीरे धीरे हमने इसको 2014 तक ही 6 पोली हाउस मैंने अपने लगा लिए थे। वैसे तो हमने पूरा ग्रुप बनाया हुआ है और पूरे ग्रुप में ही काम करते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग समस्याएं बताता है, तो समस्या का सोल्यूशन ग्रुप में जल्दी होता है। जी, आप ग्रुप का बता भी रहे थे कुछ, किस नाम से है ग्रुप? तो हमने मनोली ग्राम संपदा के नाम से एक FPO बनाई हुई है अपने गाँव में, और उसके तहत ही आज हमारे गाँव के अंदर 50 पोली हाउस लगे हुए हैं। और जो हमारा एक्सपीरियंस था, हमने जो न्यू कमर है ना, जो अभी जो लगा रहे, उनको हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और वो अच्छा पैसा कमा रहे। जो नौकरी छोड़ के अपने गांव के अंदर पोली हाउस लगा रहे और 3-3 महीने में 9-9, 10-10 लाख की क्रॉप कर रहे हैं। जी, अच्छा, आपने FPO का जिक्र किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें? हरियाणा गवर्नमेंट ने किसानों का समूह बनाए हुए हैं जी। FPO का मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने एक फार्मर्स की कंपनी क्रिएट कर दी, लिमिटेड कंपनी। संयुक्त खेती के बारे में जो सुना होगा आपने, संयुक्त खेती ही करते हैं इसमें। जैसे हमारे ग्रुप के अंदर 10 किसान हैं, तो 10 में से 1 किसान टमाटर पैदा करेगा, वो टमाटर का स्पेशलिस्ट हो जाएगा, और कोशिश रहेगी कि साल भर में उसके पास टमाटर हो। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी के फार्मर है, प्रोटेक्टिव के अलग फार्मर है, स्टैकिंग वाले जो या करेला करते हैं उसके अलग फार्मर है। तो हमने ना अपने ग्रुप के अंदर 15-20 वेजिटेबल अलग अलग किसान से पैदा करवाते हैं और संयुक्त उसकी मार्केटिंग करते हैं। जी, एक बात और, इससे ये भी हो जाता है कि जैसे कभी आप कहीं बाहर गए हुए हैं तो एक समूह बना हुआ है, तो हाँ, उस बारे में ही बताइए। इसमें मान लो हमारे ग्रुप में 10 सदस्य है और आसपास ही हमारे पोली हाउस लगे हुए। अगर मान लो मुझे कोई काम है 2-3 दिन में किसी रिश्तेदार में या किसी काम से बाहर गया हूँ, तो वे लोग हमारे खेत पे आके वो बता के जाएंगे, भाई ये काम कर लो आप। तो एक दूसरे की हम पूरी हेल्प करते। अब हम पहुंचे हैं जैसे कि ओपन फील्ड है। हाँ जी भाई साहब, इसमें क्या क्या उग रहा है? इसमें ये तो कुकम्बर लगा हुआ है, और कुकम्बर की 10 वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है। एक कंपनी ने लगाया इसको, और यहाँ पे हमारे यहाँ डेमो प्लॉट भी कंपनियाँ वाले आते हैं, डेमो प्लॉट लगा के जाते हैं और सब्जियों के बारे में बताते हैं, अपने ज्ञान देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक पीले वाला तरबूज है, कुछ तरबूज भी लगा हुआ है। उधर कलर कैप्सिकम लगी, वो ग्रीन कैप्सिकम लगी हुई है, जैलपिनो लगा हुआ है। तो अलग अलग वैरायटी हमारे यहाँ पे एक किसान के पास मान लो कोई कंपनी आते है तो अलग अलग वैरायटी मांगती है, तो हम वहीं से दे देते हैं। जी, और ये आपने सारी की सारी मल्चिंग में कर रखी है? ये सर्दियों की क्रॉप है, सर्दियों में लगी थी, तो इस पर पहले ड्रिप लगा के फिर मल्च करके ऊपर से लो टनल हमने किया था। सर्दी खत्म होते हमने लो टनल हटा दिया, अब ड्रिप और मल्चिंग पे ये क्रॉप होती है। क्योंकि ऑफ सीजनल अगर क्रॉप करेंगे, अर्ली करेंगे तो ही पैसा मिलेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे पैदा किया। इसकी एक तो टाइमिंग बढ़ जाएगा, यील्ड बढ़ेगी, और ऑफ सीजनल भी क्रॉप में और फायदा आप ये बता रहे थे कि खेत जोतने का भी खर्चा जो बच जाता है। हाँ, मैंने एक साल भर के अंदर एक बार इसमें मल्चिंग करने के बाद हम इसकी जुताई नहीं करते, हड़ की निराई गुडाई करके और दूसरी क्रॉप लगा देते। एक क्रॉप लगाते निकालते, दूसरी क्रॉप लगा देते, तो इससे हमारा बहुत सारा खर्चा बचता है, टाइम भी बचता है। अब एक क्रॉप खत्म हुई, मैंने दूसरी लगा दी। अब अगर मैं इसको जोतता बाता, कम से कम 20 दिन का प्रोसेस था, 20 दिन हमारे सेविंग में हो गए। देखो, हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो हमें खर्चे कम करने पड़ेंगे। इसी सब्जेक्ट को लेके हमने ये किया कि मल्चिंग करते हैं, ड्रिप इरिगेशन मल्चिंग करते हैं। उससे हमारे खेत पूरे साल भर में एक बार जुतता है, उससे ट्रैक्टर की डीजल की सेविंग होती है, लेबर की सेविंग होती है, टाइम बचता है हमारा, और जल्दी क्रॉप आ जाते हैं, अर्ली क्रॉप ले लेते हैं। तो इसलिए उससे हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो कितनी, अब बिल्कुल स्पेसिफिक बताइए, कितनी लागत है? जैसे 1 एकड़ में कितनी लागत है और कितना मुनाफा है? देखो, ओपन की क्रॉप अगर कर ले, हमारे पास 2 तरह की क्रॉप है, एक तो प्रोटेक्टिव के अंदर है, एक ओपन में। ओपन में ड्रिप और मल्चिंग पे अगर हम खेती करते हैं टनल में जाके, तो हमारी 30% एक्स्ट्रा यील्ड आती है जो नॉर्मल खेती करते हैं, और अर्ली भी आते हैं। तो हमारा कम से कम भी 3 लाख रुपए पर एकड़ का ओपन का जो क्रॉप हो जाते हैं, खर्चा निकाल के उसके 2.5 लाख रुपए में बच जाते हैं जी। प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के अंदर हमारा यही चीज़ है ना, 10 लाख की क्रॉप होते हैं तो 8-8.5 लाख रुपए हमें सेविंग हो जाती है। तो प्रोटेक्टिव में इसके अंदर तो तिगना अंतर है, पर अगर इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करेंगे हम, तो ये तो 50,000 रुपये में सिमट जाएगा पूरा खेत। अच्छा, मैं ये सोलर पैनल भी देख पा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए, कैसे आपको ये हेल्प कर रहे हैं?
हमारे हरियाणा में एक तो लाइट का कोई शॉर्ट ही नहीं, किस टाइम आते किस टाइम, एक हफ्ता रात की रहती है, एक हफ्ता दिन की रहती है। तो हमें जो फर्टिगेशन और इरिगेशन जो हमारा होता है वो रात दिन में ही होता है। तो हमने इसी में सोलर पैनल लगवाया। सूर्य की पहली किरण के साथ हमारा 12 चालू हो जाता है और शाम तक चलता रहता है। हम या तो फॉगिंग कर ले, स्प्रिंकलर चला लो दिन में, या इरिगेशन कर लो, फर्टिगेशन कर लो। तो ये हमारे प्रोटेक्टिव के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद का सौदा है। उनके अंदर भी बहुत यूज़फुल है। आजकल हरियाणा गवर्नमेंट तो इस पर बहुत जोर दे रही है जी। अच्छा, तो इससे ट्यूबवेल भी चल सकता है, तो जो हमारी डिपेंडेंसी है कि भाई सरकार बिजली दे रही है नहीं दे रही है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है यहाँ पे। बिल्कुल, पूरी एनर्जी सेव हो रही है और हमारे लंबे समय तक हमें ट्यूबवेल चला देते हैं और सभी तरह की इरिगेशन जो हमारा हो जाता है यहाँ पे। मतलब साथियों, एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी, कोई इसके अंदर जो बिजली के लिए भी प्रदूषण हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है इस पूरे क्षेत्र में। जैसे हमारा सोलर है और हमने यहाँ पे ऑटोमेशन लगाया हुआ अपने खेत के अंदर। ऑटोमेशन के अंदर अगर जब बिजली होगी तो ही काम करेगा। मान लो रात को बिजली हुई तो रात को हम ऑटोमेशन चला नहीं पाएंगे, इसलिए ऑटोमेशन के लिए सोलर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जी, आ जाइए नज़र डालते हैं ऑटोमेशन खेतों में किस लिए लगाया हुआ है। एग्रीकल्चर के अंदर भी ऑटोमेशन का क्या काम है? ये ऑटोमेशन है और इसको हेड यूनिट बोलते हैं पूरी को। अभी आप हेड यूनिट के पे खड़े हो, ये हमारी हेड यूनिट है। इसमें ये 2 बड़े ग्रेनुअल फिल्टर लगे हुए हैं, ये डिस्क फिल्टर है, यहाँ पे वेंचरी है, यहाँ से फर्टिगेशन होता है हमारा। ये टैंक फर्टिगेशन का टैंक है। दूसरा यहाँ पे हमने ऑटोमेशन यूज किया हुआ है। ऑटोमेशन के अंदर ये इलेक्ट्रिक वाल है, इलेक्ट्रिक वाल लगे हुए हैं। 10 एकड़ है तो 10 ही इलेक्ट्रिक वाल लगे हुए हैं। हम वहाँ से अपना प्रोग्राम फीड करेंगे अंदर से जाके, और जैसे ही हम टाइमिंग सेट करेंगे इसके 12 बजे हमें 1 नंबर पोली हाउस के अंदर हमें पहले इरिगेशन करनी है, उसके बाद 5 मिनट के लिए फर्टिगेशन करना है, उसके बाद फ्लैश करना है। तो उसी तरह के उस पर डाटा फीड कर देते हैं हम, और उसको ये है 1 वीक का, 1 महीने का तक के यहाँ पे प्रोग्राम फीड हो जाते हैं। तो जैसे हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उस पर डाटा फीड कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक जैसे सुबह बिजली आएगी 10 बजे तक ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ये ऑन होने के बाद इसका इरिगेशन चालू हो जाएगा। इधर हमारा खाद ऑलरेडी घुड़ के रखा हुआ होगा, तो उससे से फर्टिगेशन, वो वेंचरी है सामने, वेंचरी अपना आप सक करना शुरू कर देगी। तो जिस तरह से वो लाल रंग का दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर जो नाली लगी हुई है उसे फर्टिगेशन सिस्टम बोलते हैं इसको। वेंचरी से इस ड्राम से आगे ये ब्लू ड्राम रखा हुआ है, जो ब्लू ड्राम से जैसे वेंचरी चालू होगी तो जो फर्टिगेशन जो हमने डाला हुआ ना इसमें, वो सक करना शुरू कर देगा इसको। तो पौधे की जड़ के ऊपर हमारा फर्टिगेशन टपके के द्वारा जड़ पे जाएगा, तो तुरंत पौधा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। और आप दिन में 3 बार, 4 बार, 2 बार, जितनी भी आपको ज़रूरत है, जितना आपकी नॉलेज है, उस हिसाब से आप इसमें फर्टिगेशन स्टूल डाल दो और ऑटोमेटिक चलता रहेगा। एक टाइम पे था कि हमारे यहाँ पे 2 आदमी परमानेंट खड़े होते थे फर्टिगेशन के लिए। कोई खाद लेकर आ रहा है, कोई वेंचरी चला रहा है, कोई बिजली भागी बिजली नहीं है। आज मेरा 600 रुपये के आदमी पर डे बच जाते हैं। 600 रुपये पर डे की मेरी सेविंग हो रही है इसके कारण, और एक एक्यूरेसी जो हमारे फर्टिगेशन के अंदर आ गई वो हमको मिल गई है। इसको लगवाने में खर्चा कितना आता है जी? जो हेड यूनिट तो इससे पहले लगी हुई थी, जैसे हमने ऑटोमेशन लगवाया, ऑटोमेशन में 1.5 लाख रुपए का कुल खर्चा आया इसमें। उस पर भी गवर्नमेंट हमें सहायता करती है। अभी तो नहीं है, अगली बार मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अच्छा लगा ये, क्योंकि यहाँ पे JP दलाल जी जो कृषि मंत्री वो आने वाला है, उन्होंने देख के उनको अगर ये पसंद आया तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इस पर हेल्प करनी शुरू कर दे इसकी। अच्छा, ये बताइए, ये सोलर पैनल्स लगवाने में कितना खर्चा? ये 10 किलोवाट का सोलर पैनल है, और इसको ना पूरा इंस्टॉलेशन सहित, मोटर सहित इसका 1,10,000 रुपये का खर्चा हमने दिया है। और केवल ट्यूबवेल हमारा है, उसके बाद मोटर भी, सूंडवा भी, और पूरा कनेक्शन RCC तक की गवर्नमेंट देती है। 1,10,000 रुपये में हमारा ट्यूबवेल 12 घंटे के लिए चालू हो जाता है, जो कि हमें बड़ा मज़ा आता है इसे यूज़ करने में। ये हमारा कंट्रोलर है जी, जो हमने बताया ना कि कंट्रोल पैनल लगा हुआ है, जिसके साथ हमारा जो फर्टिगेशन और इरिगेशन सारा कंट्रोल यहाँ से होता है हमारा। तो जैसे बिजली इन्वर्टर से आती है इसमें, जैसे इन्वर्टर ऑन करेंगे तो ये पूरा जो हमने मॉड्यूल बना हुआ है ना, शेड्यूल बना हुआ है इसमें, वो सारा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से ऑटोमेटिक ऑन होना है, ये ऑटोमेटिक इसका फर्टिगेशन और इरिगेशन शुरू हो जाएगा। अब हम पहुँचे हैं स्ट्रॉबेरी के खेत में। बताइए अरुण जी, स्ट्रॉबेरी के बारे में कुछ।
ये यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की पैकिंग हो रही है। और स्ट्रॉबेरी एक है ना दुनिया का एक मतलब एक है ना इतना अच्छा फ्रूट है जिसके इसके ऊपर के सीड होता है। अब एक स्ट्रॉबेरी दिखिए, ये देखो स्ट्रॉबेरी के अंदर है ना पहला एक फ्रूट है ये जिसके सीड इसकी छत्ती पे होता है, तो बड़ा टेस्टी होता है। इसके अंदर विटामिन सी पूरे मतलब विटामिन से भरा हुआ है ये फ्रूट है, और इसको खाने में जो स्वाद आता है ना मेरे पे रुका नहीं जा रहा। तो देखिए जैसे कि एक हरियाणा जैसी जगह जो कि सेमी एरिड क्लाइमेट वाली जगह है, वहाँ पे भी हम स्ट्रॉबेरी जैसी फसल उगा सकते हैं। जो पैकिंग हो रही है इस पे किसान का नाम, फ़ोन नंबर और क्वालिटी भी अलग अलग पैकिंग की है इसकी, और इस पर जितने विटामिन है इसके ऊपर लिखे हुए हैं पूरे के पूरे। तो पैकिंग के अंदर जो माल भेजते हैं जितनी अच्छी पैकिंग उतनी अच्छी मार्केटिंग हमारी हो पाती है। अब हम पहुँचे हैं जी स्वीट कॉर्न के खेत में, जो कि खासियत है इस गांव की। और इधर स्वीट कॉर्न की खेती हो रही है, और इधर जैसे अरुण जी ने बताया, हाँ जी इसके बारे में बताइए कुछ। ये हमारे गांव की मेन क्रॉप है। इस स्वीट कॉर्न के कारण हमारे गांव को स्वीट कॉर्न विलेज बोलते हैं। अभी तो ये सर्दियों वाली फसल है। हमारे यहाँ पूरे 12 मास स्वीट कॉर्न होती है यहाँ पे, और ये जैसे सर्दी में करते हैं तो हम इसके अंदर इंटर क्रॉपिंग भी करते हैं। इसके अंदर हम धनिया, मेथी, प्याज, लहसुन वगैरह सभी बो लेते हैं, वो पूरे सीजन के अंदर उससे निकाल लेते हैं और हमारी स्वीट कॉर्न की फसल बच जाती है। बाई तरफ जैसे हम देख पा रहे हैं प्याज और स्वीट कॉर्न। ये प्याज के अंदर स्वीट कॉर्न बोई हुई है हमने, और जैसे प्याज निकलेगी स्वीट कॉर्न पैदा हो जाएगी इसमें। तो हमारा जो आम गुठलियों के दाम इसमें हो जाते हैं। एक तो प्याज की खेती हो, प्याज के पैसे आएंगे, ऊपर से फिर स्वीट कॉर्न की क्रॉप जल्दी आ जाएगी हमारी। देख पा रहे हैं जैसे कि फ्रूटिंग भी है, ऑफ सीजन में भी कई जगह हमें नज़र आ रही है। अच्छा भाई साहब, जैसे आपका जो क्षेत्र वर्ग है इसका फार्म का 10 एकड़ हो गया, जो छोटे किसान हैं जैसे 2, 4, 5 एकड़ वाले जो किसान हैं, उनके लिए क्या संदेश है? क्या वो ये कर सकते हैं? देखो, गैर परंपरागत खेती को छोड़ के, मतलब गेहूँ धान की खेती को छोड़ के हॉर्टिकल्चर क्रॉप अगर करे तो उसके अंदर किसान अपनी आय को बढ़ा देता है। जैसे गेहूँ धान की तो एक लिमिट है कि 50,000 60,000 रुपये का गेहूँ होना है, इतने का धान होने। इसके अंदर ऑप्शन है 5 लाख तक की क्रॉप हो जाती है। हॉर्टिकल्चर में कोई लिमिट नहीं है जी, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना होगा। जैसे आप बम्बू का ये वर्टिकल फार्मिंग देख रहे हो, इसके अंदर अगर हम वर्टिकल फार्मिंग करते हैं तो हमारे पौधों की संख्या बढ़ती है, टाइमिंग ज़्यादा होता है और यील्ड भी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। एक बम्बू वर्टिकल खेती के अंदर हम 5 लाख रुपए तक की ओपन में से खेती कर लेते हैं, और इसके अंदर ज़्यादा लागत नहीं है। टोटल इसके अंदर लागत हम देखें तो बम्बू के 60,000 रुपये का बम्बू आता है, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी 70,000 रुपये की आती है इसमें। तो 70,000 रुपये में से 31,000 रुपये गवर्नमेंट इस बम्बू के देते हैं। ये जो आप धागा देख रहे हैं इसकी भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है जी। और मल्चिंग पे 12,000 रुपये की सब्सिडी है, और ड्रिप इरीगेशन पे 85% हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। उसके बाद जो सीड इस पर लगाएंगे, सीड पे भी सब्सिडी है, फर्टिलाइज़र पे भी सब्सिडी है। तो टोटली गवर्नमेंट इस पर 70% तक गवर्नमेंट इसका खर्चा दे देती है। तो जब 5 लाख रुपए और हमारा आम खेती जितने बराबर का इसका खर्चा आ रहा है, तो हमें बम्बू की स्टैकिंग की वर्टिकल फार्मिंग करनी चाहिए। इसी तरह से एक मार्जिनल किसान जो है 5 एकड़ का जो किसान है, उसमें से कम 1 एकड़ में बम्बू की स्टैकिंग वर्टिकल फार्मिंग और 1 एकड़ में पॉली हाउस नेट हाउस लगाना चाहिए। उससे उसको एक्सपोजर मिलेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी और उसको कॉन्फिडेंस भी आएगा। अच्छा, तो फिर इससे हम ये देख रहे हैं कि सरकार मदद भी कर रही है, लेकिन अब ये काम किसान का है कि वो सही दिशा में अपना एफर्ट लगाए ताकि उसे बढ़िया यील्ड मिले। जैसे किसान गवर्नमेंट कहती है ना कि आय को दुगना करना जी। गेहूँ धान से आय दुगनी नहीं होगी। गेहूँ धान से तो मान लो 30 रुपये मान लो MSP बढ़ा भी दिया गवर्नमेंट ने, तो उसकी तो एक लिमिट है जी। एक 50 क्विंटल धान होने, 50 मन मतलब 50 मन 20 क्विंटल धान होने, 20 क्विंटल गेहूँ होने, और उसकी तो एक सीमित वैल्यू है। वैल्यू के हिसाब से उनका 1 लाख रुपये पर एकड़ का साल भर में होगा। उसमें से खर्चा निकाल के 40,000 रुपये, उससे 50,000 रुपये बचना है। अगर आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप में जाते हो तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक वर्टिकल फार्मिंग 5 लाख तक की हो सकती है। एक पॉली हाउस पे जो क्रॉप करते हैं वो 20 लाख रुपये तक की हो जाती है। एक मान लो मल्चिंग करके और ड्रिप इरिगेशन से करके हम खर्चे घटा के इनकम को बढ़ा लेते हैं।
जी। तो मैं तो ये संदेश देता हूँ कि हर किसान को हॉर्टिकल्चर क्रॉप करनी चाहिए। उसे चाहे बागवानी है, चाहे फिशरी का है, चाहे प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन है, चाहे ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग करके टेक्निकल फार्मिंग है। टेक्निकल फार्मिंग पे इतने किसान नहीं जाएगा, वो अपनी इनकम नहीं बढ़ा पाएगा। जी, यही हमारा अगला सवाल था, जैसे कि और किसान भाइयों के लिए क्या संदेश है, उसमें आपने काफ़ी कुछ बता दिया कि टेक्निकल एग्रीकल्चर के अंदर टेक्निक और टेक्नोलॉजी को लगाना बहुत ज़रूरी है। और कुछ कहना चाहेंगे दो शब्द जो अपने बाकी किसान भाई हैं उनके लिए? देखो, हमारे गांव में तो जब से हमने टेक्निकल फार्मिंग शुरू की है, हमारे गांव की तो दिशा दशा सब कुछ बदल गई। हमारे गांव में के अंदर चेक 2001 में पहली बार किसानों ने देखा था। आज हमारे गांव के अंदर कोई कच्चा मकान नहीं है, सब दुमंजिले ले रहे हैं, हर घर में गाड़ियाँ खड़ी है। और हमारे जो स्टैंडर्ड है, जो स्टेटस है गांव के अंदर, वो अच्छा हो गया केवल खेती से। लोग वो कहते हैं भाई किसान है, किसान में अमीर नहीं हो सकता। हमारे गांव में चल गए, देखो हर आदमी किसान है और हर आदमी अमीर है। हमारे यहाँ जो शांति की जो ऑक्सीजन हम पूरी लेते हैं ना यहाँ पे, और जो कॉन्फिडेंस हमें है, उसको देख के तो मुझे लगता है कि टेक्निकल फार्मिंग अगर करे किसान तो खुश रह सकता है। जैसा कि आप बता रहे थे कि बच्चे भी बहुत पढ़ लिखे, आपकी खुद की बेटी MBBS कर रही है। हमारी बेटी MBBS कर रही है, मेरे बेटे ने फूड टेक्नोलॉजी से BTech करी है और वो आज अपने यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट लगाने जा रहा है। तो अपनी जो फार्मिंग हो रही है, जो हमारी जो आउटपुट है, उसको वैल्यू एडिशन करके वो मार्केटिंग करेगा। तो हम तो अपने बच्चों को भी इसी लाइन में लेके आ रहे हैं। भाई इससे बढ़िया लाइन नहीं है, साफ शुद्ध लाइन है, जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा। अब जैसे सब्जियों की बात होगी, सबको और कोई विकल्प ऐसा हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? जब किसान बाजार के अंदर जाता है और अपना जो हम अपने प्रोड्यूस के तो खुद मालिक होते हैं, वो तो बेचता हो रहा है, और हम हर सामान वहाँ से खरीद के लाते हैं, तो हम उन्हें मार्जिन दे के आते हैं। हमारा सारा पैसा तो मार्केट में चला जाता है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक किसान, चाहे वो 5 एकड़ का किसान है, चाहे 10 का, चाहे 2 एकड़ का, उसको कुछ हिस्सा अपना सभी तरह के फ्रूट उसे खेत में लगाने चाहिए। अपने मसाले, हल्दी वगैरह, जीरा, धनिया, या अपने खेत के अंदर पैदा करो। और जितनी भी सब्जियाँ है, किचन गार्डनिंग, वो अपनी होनी चाहिए कि हम बाजार में हमें जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। दालों के बारे में, दालें और तिलहनी फसलें, ये सारी हमारी थोड़े थोड़े एरिया में हमें लगाना चाहिए। घर का तेल हो जाए, घर का ये हल्दी मिर्च हो जाए, और घर का नून तो मोल लेना पड़ेगा हमें। तो बाकी अगर जब तक ये हो जाएगा तो हमारे बाहर के खर्चे ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जो इनकम होगी वो हमारी होगी, हमें खर्चने की जरूरत नहीं। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इससे आमदनी तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ साथ जो ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। जैसे दालों की बात हुई तो ये लेग्यूम्स हो गए, तो इससे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ये सब चीज़ें, इसके बारे में जाएंगे। तो जो ज़मीन की जो पैदा करने की क्षमता है वो बरकरार रहेगी। साथियों, तो आज हमने देखा कि एक छोटा सा सुझाव, एक छोटा सा प्रयोग, जो कि एक पॉली हाउस से शुरू होकर आज ये गाँव पॉली हाउस विलेज के नाम से जाना जाता है। जल्द ही हाजिर होंगे एक ऐसी ही नई सक्सेस और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए TVF9। धन्यवाद। तो दोस्तों, जो लोग पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो लाइक करें।